8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 1 अप्रैल 2024 को होने वाला है। तो 1 अप्रैल 2024 को जो पेपर होगा उसमें आपके जो शेखावटी मिशन 100 है उसकी ओर से विज्ञान के 2 मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। अब इस पेपर में से आपके कई सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा गणित का जो पेपर हुआ था उसमें जो शेखावटी मिशन 100 वाली जिसके 3 मॉडल पेपर थे उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन जो वो उठा के वहाँ से दिए गए हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर भी है जो चेंज वहाँ से नहीं किए गए। तो वैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले गणित के पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ विज्ञान का पेपर होगा उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन इन दोनों मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। ये वाला जो मॉडल पेपर है वो तो मैंने आपको पहले ही सोल्व कर दिया। अब हम इसका जो दूसरा मॉडल पेपर है वो इसमें सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा जरूर देख लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। ये वाला जो पेपर आपके सेकंड मॉडल पेपर है, इससे पहले वाला मॉडल पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो गणित का जो पेपर आप देख सकते हैं, ये वाला मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर है, उसमें आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यहाँ से छपे हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, इसके अलावा ये वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो परस्पर लंबवत होते हैं, समकोण पे काटते हैं, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है और किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग 360 डिग्री होता है। और ये वाला मिलान करने वाला हूबहू आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, इसमें आपके 200 दे दिया था 25-20 दिन के लिए। अब इसका उत्तर आपके 16 आया था। ये समीकरण हल करने का सेम टू सेम आपके क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिया था। और एक आपके जो ग्राफ आया था, ग्राफ वाला भी यहाँ से उठा के यूँ कहीं उठा के वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी अबसद में 1 की घात m इंटू 1 की घात n का मान 1 की घात कितना होगा, ये अबसद में 1 की घात m प्लस n के बराबर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिया था। और जो ग्राफ आया था आपके 8 नंबर का ग्राफ, वो ग्राफ आपके यहाँ से जमा दर और ब्याज वाला सेम टू सेम उठा कर यहाँ से दे दिया था। और एक आपके क्वेश्चन आया था वो सम जो किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण का माप बराबर हो तो उनको प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। सभी कोण इसमें आपको ज्ञात करने थे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है लगभग जो अधिकतर क्वेश्चन आपके इस PDF से आपसे पूछे गए थे। तो आपके साइंस का भी पेपर है उसको हम देख लेते हैं, ताकि आपका जो साइंस का पेपर होगा उसमें आपके काफ़ी अच्छे जो नंबर आपको प्राप्त होंगे। ये वाला देखो गुणनखंड वाला 4p² माइनस 9q² 7a² प्लस 14a, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यहाँ से उठा के दिए। तो ये वाला जो पेपर है वो आपके दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले वाला मॉडल पेपर मैंने आपके अपलोड किए थे, वो आप देख लेना वीडियो में जाके, आपके सारे उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी कि स्वतः दहन का गुण दर्शाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जो नाइट्रोजन, लकड़ी, उपयुक्त सभी या फिर फास्फोरस। तो इसका जो उपरोक्त सभी वाला तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है आपके फास्फोरस वाला हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी से इसको ये नहीं करना है। ये जो फास्फोरस होता है वो आपके स्वतः दहन वाला गुण दर्शाता है। इसके अलावा सोडियम वो भी स्वतः दहन वाला गुण ही दर्शाता है। कास्ट कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो CO2 गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जैव मंडल में पाए जाने वाली भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है, तो ये तो मैंने आपको कितनी बार पूछा था और आपने कमेंट करके भी इसका उत्तर बताया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके विषण हो जाएगा। वैसे पंचमढ़ी में आपके जो ये जंगली कुत्ता, लोमड़ी, चित्तल ये सभी वहाँ पे पाए जाते हैं। प्रति सेकंड जो होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, आवृत्ति। और जब भी आपको आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो दोलनों की संख्या में समय का भाग देते हैं, दोलनों की संख्या में समय का भाग देते हैं। जैसे 400 जो चक्र हैं वो प्रति सेकंड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके 4 सेकंड में होने वाली दोलनों की संख्या, ये आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, इसमें 400 में 4 का भाग दे देंगे, तो 100 हर्ट्ज इसका उत्तर आ जाएगा। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी प्राप्त होती है, तो श्रव्य ध्वनि जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि जो होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 से अधिक वाले को प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। अपने कान यहाँ तक की ध्वनि ही सुन सकते हैं। विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा, आसुत जल नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, तांबा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे हम, तांबा जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा सर्वोत्तम चालक पूछे तो चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अधिक चालक होती है, इसके बाद में तांबा आता है, फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम आता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको विद्युत लेपन कहा जाता है। अच्छा, गाड़ी के जो हैंडल होते हैं, साइकिल का हैंडल और पहियों की जो रिम होती है उस पर जो परत निक्षेपित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसके कारण वो चमकीली दिखाई देती है। कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है,
तो कमानदार तुला द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। नेक्स्ट है फिर आप में इसमें छांटना है इनको कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल वो होती है जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जुलाई महीने में इसको बोया जाता है और अक्टूबर सितंबर महीने में काट लिया जाता है। रबी की फसल वो होती है जो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल महीने में इसको काट लिया जाता है। तो खरीफ में कौन कौन से आएंगे? खरीफ में आ जाएंगे एक तो धान है, मक्का, इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली। ये जो फसलें आपकी किस में आएगी? खरीफ में आ जाएगी। और बचा हुआ जो अलसी है, मटर है, चना है, गेहूं है, ये आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित और विषाणु जनित दो रोगों के नाम आपको बताना है। तो हैजा, एक तो आपके हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड जो है वो आपके जीवाणु जनित रोग हैं और विषाणु के द्वारा जो फैलता है एक तो आपके खसरा, नाम लिख लेना इसमें, खसरा। और एक जो रोग है आपके हेपेटाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस और एड्स। ये जो रोग है आपके वायरस के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा कोरोना का भी नाम इसमें लिख सकते हैं, कोरोना भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। नेक्स्ट है फिर आपकी अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, समझाइए। तो अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा जब जो वायुमंडल में जो उत्तरदायी गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो साथ में जल के साथ में बिक्रिया करके जो वर्षा का विषैली कर देता है पानी को, उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये आपकी किताब में दे रखा है, एक तो नाम इसको याद करना है, ये भारतीय विशाल गैलरी है जिसका नाम क्या है? विसन है। इस भारतीय विशाल गैलरी का नाम क्या है? विसन है। तो विसन आपको इस गैलरी का नाम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके तरल घर्षण को समझाइए। तरल घर्षण क्या होता है, इनको आपको समझाना है। तो तरल घर्षण क्या होता है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहा जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है और किसी भी तरल द्वारा जो लगने वाला घर्षण बल है उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तरल बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगने वाले जो घर्षण बल पर पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा की जो हानि होती है, क्षति होती है और घर्षण को कम करने का जो प्रयास किया जाता है। इस कारण जो वस्तुओं का जो आकार है वो विशिष्ट आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो मछलियाँ होती है उसका आकार विशिष्ट होता है। तो तरल घर्षण क्या होता है? जो द्रव और गैस अवस्था में होता है तो उसके द्वारा जो घर्षण लगता है द्रव और गैस अवस्था के द्वारा, उनको हम तरल घर्षण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि मिलान करना है। इसमें आपको सिंचाई का पारंपरिक साधन है, सिंचाई के आधुनिक साधन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है और उर्वरक है। मिलान करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे पारंपरिक साधन, तो इसमें लिखेंगे डेकुली, मोट, रहट, ये आपके पारंपरिक साधन है। आधुनिक में कौन कौन आ जाएंगे? ड्रिप सिस्टम और फव्वारा पद्धति। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा। उर्वरक कौन कौन से? यूरिया, एनपीके और सुपरफास्फेट। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? तो इसका आपको प्रतिजीवी की परिभाषा लिखनी है और इसका आपको उदाहरण बताना है। तो एंटीबायोटिक्स जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है उसका नाम लिख सकते हैं आप, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है आपके पहला एंटीबायोटिक्स है और ये प्रथम जो निर्मित एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये आपके जो एंटीबायोटिक्स के ही उदाहरण है। सत्य बताने हैं तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, तो ये गलत हो जाएगा। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक गैस है, तो ये आपके फाल्स हो जाएगा। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनियन अमेरिका में 1859 में प्रवर्धित किया गया था, तो ये सही है बिल्कुल। और भारत में 8 साल के बाद में यानी कि 1867 में जो असम के माकुम नामक स्थान पे प्राप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों आपके कथन इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसको हम पीसीआरए कहते हैं, और ये आपके जो लोगों को वाहन चलाते समय जो पेट्रोल और डीजल बचाने के तरीके को सुझाता था, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो 4 तरीके सुझाए वो चारों तरीके आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है मोमबत्ती की ज्वाला का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो नामांकित चित्र है वो तो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है अच्छे से। इसको इनके मान जो भाग हैं, जैसे सबसे गर्म ऊपर, कम गर्म, सबसे कम गर्म, और पूर्ण दहन, आंशिक दहन और बिना बिल्कुल कम दहन, ये काला, पीला और नीला, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है वो तो आपके 100% यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे कल। टिप्पणी लिखनी आपको रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक में क्या, जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है, जो स्पीसीज संकटात्मक होती है, उनका जो रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव के बारे में बताएं। तो आपने पिछले वीडियो में इनके बारे में तो बता दिया कि जो खेतों के लिए जो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, इसके अलावा जो उद्योगों और घरों को बनाने के लिए भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं, और प्राकृतिक कारण भी है, दावानल है, सूखा है, ये भी इसके वनोन्मूलन के कारण है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसमें बदलेंगे हम निषेचन। बाह्य निषेचन कैसे जलीय जीवों में होता है, तो मछली जैसे जलीय जीव में होता है। इसमें आपको मछली भरनी है, मछली में बाह्य निषेचन होता है। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचाना जा सके क्या कहलाता है, वो गर्भ कहलाता है। टेडपोल का वैश्व में रूपांतरण, रूपांतरण से कायांतरण, रूपांतरण से कायांतरण, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन, जिसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है। पानी में अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें जो मेंढक की वृद्धि वो रुक जाती है। वायुमंडलीय दाब को समझाना है तो वायुमंडल के द्वारा जो वायु के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कमानीदार तुला का सचित्र वर्णन और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो कमानीदार जो तुला होती है वो क्या होती है, देख सकते हैं इसमें आप इसका फोटो, ये कमानीदार तुला है। और कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा जो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। आपके ऊपर भी आया था क्वेश्चन, तो उसमें लगने वाले बल को इसमें मापा जाता है, जिसमें एक कुंडलित कमानी होती है और बल लगाने का प्रसार हो जाता है। और कमानी के इस प्रसार की माप जो पैमाना होता है उसके ऊपर चलने वाले संकेतक के द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा जो बल का परिमाण है वो प्राप्त होता है। और ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो कमानीदार तुले का डायग्राम है। इस प्रकार का डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना, जिसमें आपको एक हुक बनानी है और यहाँ पर वस्तुओं को लटकाया जाता है। और एक इसमें आपकी जो स्केल बना देनी, 0 से लगाकर 100 तक की गिनती, इसमें ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिख लेनी। यहाँ कमानीदार तुला लिख लेना है और यहाँ ऊपर आपको हैंगर बना देना है। यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं पे दीवार पे लटकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण जो है वो मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर्षण जो है वो आपके मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं। तो ये जो घर्षण मित्र और शत्रु वाला क्वेश्चन ये 2016 में आया था और इसके पूरे वापस है जो आने के चांस है। तो देख लेते हैं घर्षण शत्रु कैसे हैं। तो शत्रु निम्नलिखित कारणों से शत्रु होता है, यानी कि वो नुकसान पहुंचाता है हमारे, इसलिए हमारा शत्रु है। तो क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। पहला नुकसान तो ये है कि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा में काफ़ी मात्रा में उष्मा ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, तो ये भी एक नुकसान है। घर्षण के कारण मशीनों की जो दक्षता है उसमें कमी आती है। घर्षण के कारण मशीनों के जो कल पुर्जे वो घिस जाते हैं। कभी कभी तो विभिन्न गतिमान भागों के घर्षण के कारण मशीन पूरी जल जाती है। और घर्षण जो है घर्षण बल वाहनों के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। ये तो हो गया इसके नुकसान, हमारा शत्रु कैसे है। और अब लाभ बताना आपके, इसके फ़ायदे क्या है, ये मित्र कैसे अपना। तो घर्षण हमारा जो निम्न कारणों से मित्र होता है। पहला कारण तो ये कि घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चल पाते हैं और इसकी अनुपस्थिति में चलने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। चौक और श्यामपट्ट पर के मध्य जो घर्षण बल के कारण ही हम चौक से श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं, और बिना घर्षण के हम चौक से श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के बिना दीवार में कील नहीं ठोकी जा सकती। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है। घर्षण के पहियों, वाहनों के पहियों और सड़क के मध्य घर्षण बल वाहनों को रोकने और में सहायता करता है। जब उसे ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो घर्षण के बहाव में वाहनों पर ब्रेक लगाने से वाहन सड़क पर फिसल जाएगा। तो ये प्रमुख कारण है जिसके द्वारा जो घर्षण होता है वो हमारा मित्र होता है, और कुछ कारण ये है जिनके कारण शत्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है ये। इसमें क्या है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को चित्र बनाकर समझाइए और इसके दो उपयोग और विद्युत लेपन की जो विधि है उसको आपको बताना है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, एक तो गहनों पर सोने चांदी की परत चढ़ाने में, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाने में, इसको हम जिंक डालते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह सब लेपन इसको कहा जाता है। इसका जो डायग्राम है वो आपका विद्युत लेपन वाला ये वाला बना लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव में विद्युत का चालन होता है, सचित्र समझाइए। द्रव जो होता है उसमें विद्युत का चालन कैसे होता है उसका आपको चित्र बनाकर बताना है। तो इसमें आपको ये जल में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विद्युत जो रेखा चित्र वो बना लेना है, ये वाला, जिसमें आपको जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना और इसका जो डायग्राम है वो उसको अच्छे प्रकार से बना के ये बता सकते हैं। इसके अलावा नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण है, और एक आपके ये जो आलू वाला है इसका भी चित्र आपके अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि आप नेत्रों में देखभाल कैसे करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल करने के लिए आपको जो कुछ तरीके वो आपको बताना है। इसके अलावा परावर्तन को समझाते हुए परावर्तन के नियम लिखिए।
ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था कि आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो पहला तो ये है कि यदि परामर्श दिया गया हो तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए और नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र का खिंचाव और सिर दर्द हो सकता है। तो सूर्य और शक्तिशाली लैंप या अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो रेटिना को क्षति पहुँचा सकता है। एक तो हमें चश्मे का प्रयोग करना चाहिए हो सका तो। दूसरा है कि सूर्य और शक्तिशाली जो प्रकाश स्रोत है उसको कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेत्रों को बार बार जो स्वच्छ जल से धोना चाहिए। पठन सामग्री सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर जो पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा नेत्रों पर बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। अच्छा, आप कमेंट करके बताने कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर आपको परावर्तन के नियम और आपतन कोण और परावर्तन का जो कोण बराबर होता है उसके बारे में समझाना है। ये वाला नियम आपको बता दें। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके जो 4 यातायात संकेतों के नामांकित चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए और मानव जो शुक्राणु है उनका नामांकित चित्र बनाइए। आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए और मानव कान का नामांकित चित्र बनाकर उसको समझाइए। ये कान वाला जो है वो आने की पूरी ज़्यादा संभावना है कि आपका जो कान का नामांकित चित्र पूछा जाएगा। तो सड़क किनारे बने कोई 4 यातायात चित्र बनाकर उनके आपको नाम लिखना है। जैसे ये वाला चित्र बनाना है, जैसे ये वाला पी लिखना है। तो ये वाला जो चित्र है वो आपके पार्किंग का चित्र है। इसमें डिब्बा बना के बीच में पी लिख देना, जो आपके पार्किंग हो जाएगी। ये गोल गुरत बना के इसमें आड़ी लाइन खींच के ये तीर का निशान लगाएंगे, जो आपके प्रवेश निषेध हो जाएगा, नो एंट्री वाला ये चिन्ह है। और ये है कि चलना मना है यहाँ पे। और ये वाला जो निशान है वो आपकी क्या है, एक तरफा यातायात है। इसके अलावा भी आप और उसमें दाएँ मुड़ने का, बाएं मुड़ने का, इस प्रकार के जो डायग्राम वहाँ पे बना सकते हैं। आगे मोड़ है, यू टर्न है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, दौड़ते हुए बच्चे का फोटो बना के आप स्कूल का यहाँ पे बता सकते हैं। खतरे का निशान बना सकते हैं आप इसमें, खतरे का निशान इसमें बना सकते हैं ऐसे हड्डियाँ बना के, और इसके सिर का जो निशान वहाँ पर बना सकते हैं। फिर आपकी मानव कान का जो नामांकित चित्र है उसको प्रक्रिया आपकी 2015 में पूछी गई थी, तो वापस आने की संभावना थी। आपके 2015 का क्वेश्चन है, आपके 2024 में भी ये छप सकता है। तो मानव कान का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इसमें कान की जो सुनने की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको समझाना है। तो सुनने की प्रक्रिया कैसे क्या होती है, हमारे कान बाहर की आकृति में कीप यानी कि फनल के जैसे होते हैं, और जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह नलिका से गुजरता है। इसके सिरे पर पतली झिल्ली तनित होती हैं, यह कर्णपटल कहलाती हैं, इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। और जब ध्वनि से कर्णपटल को कंपित करते हैं तो कर्णपटल जो होती है वो कंपनों को आंतरिक कर्ण तक भेज देता है, वहाँ संकेतों को मस्तिष्क भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं और अपने कानों से हमें कानों में कोई नुकीली या तीखी वस्तु नहीं डालनी चाहिए, यह जो हमें कर्णपटल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर आपके मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र, तो ये जो मानव शुक्राणु इसके 3 भाग बना के इसमें सिर, मध्य भाग, पूंछ बना के इसको नामांकित कर देना है। तो ये शुक्राणु का नामांकित चित्र है। इसके अलावा जो मानव अंडाणु का नामांकित चित्र, इसमें गोल अंडा बना के ये बीच में केंद्रक बना देना है, और ये वाला जो चित्र आपके मानव अंडाणु का हो जाएगा। इसके अलावा आपको डायग्राम इसमें मानव नर जनन तंत्र का डायग्राम है, हाइड्रा में मुकुलन का डायग्राम है, और एक निषेचन का डायग्राम है, और अमीबा में आपके विखंडन का डायग्राम है। मेंढक का कायांतरण बता सकते हैं इसमें, और युग्मनज बनने की प्रक्रिया को समझाना है। अगला क्वेश्चन आपके है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग का महत्व बताना है। भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण एवं इसकी हानियों का बचाव के उपाय बताइए। तो ये आप देख लेना इसमें 24वां क्वेश्चन है। इसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए, और धक्के अथवा खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति में अवस्था में परिवर्तन होता है, 2 उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसका संचित्र वर्णन आपको करना है। तो मनुष्य में जो टोटल है, जो आपके 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 तो सेम होते हैं, और तीसरा जो लास्ट वाला जोड़ा होता है, एक जोड़ा वो जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये अलग होता है। इसमें मादा में XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो ये आपको इसका नाम लिख लेना है इसमें, और ऐसे इसके डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, जैसे ये शुक्राणु है, इसमें X शुक्राणु और इससे अंडाणु है X। तो XX आएगा तो इसमें आपके लड़की, और XY होगा तो या फिर लड़का होगा, और ये XX मिलेंगे तो आपके लड़के, और XY होगा तो ये लड़का होगा। इसके लिंग निर्धारण के द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। 2 उदाहरण देने जहाँ पर जो वस्तु की गति बदलने के लिए बल लगाया जाता है, तो उसमें आप लिखेंगे एक तो ठोकर मारना और एक खींचना।
नेक्स्ट फिर आपके ये कि युग्मनज और गर्भ में भिन्नता दीजिए और बर्तन द्रव जो है वो बर्तन की दीवार पर समान गहराई पे समान दाब डालते उसका सचित्र आपको वर्णन करना है। आवेशों के प्रकार और आवेशों का स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाइए। और यदि दो समांतर समतल दर्पण पर एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए तो इनके बीच में एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर वो समांतर रखे हुए हैं तो इसके अंदर इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है फिर आपकी ये परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। परावर्तित किरण ये आपके परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण वो आपतित किरण के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये आपतन कोण कितना होगा। दोनों मिला के 90 हो रहे तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है इसकी व्याख्या करनी है। तो ये आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि ये स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है। तो ये तो था आपके वो दूसरा वाला मॉडल पेपर। और आपने ये वाला मॉडल पेपर नहीं देखो तो जरूर देख लेना, पहले वाला भी। इसमें मैंने आपको संपूर्ण जो सॉल्यूशन करवा रखा है। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन कौन सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये हाइड्रोजन। दूसरा आपके ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस तो CO2 हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष ये आरक्षित वन कौन सा है तो आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। ध्वनि संचित हो सकती है तो ठोस, द्रव और गैस में। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो ये आयाम पर निर्भर करती है। विद्युत का हीन चालक कौन सा हो जाएगा तो इसका उत्तर होगा आपके आसुत जल। विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है तो इसका उत्तर होगा आपके इसमें उपरोक्त सभी। ये सभी मैंने आपको करवा रखे, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। फिर आपको इसमें अगला वाला प्रश्न है जिसमें ये नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के उत्तरदायी जीव का नाम तो आपको राइजोबियम नाम लिखना है। और जीवाणु और विषाणु के द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम, वही विषाणु के द्वारा जो फैलता है वो एक तो कोरोना है, एक आपका खसरा है। जीवाणु के द्वारा हैजा और टाइफाइड है। विश्व का प्रथम तेल का कुआं ये कहाँ पे खोल, ये आप कमेंट करके बता देना। ये भारत का प्रथम, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता रखे हैं। सर्पी घर्षण, स्थितिक घर्षण और लौटिक घर्षण में अंतर बताना है तो आपको पहले लिखना है स्थिति की बात में लिखना है सर्पी और फिर बाद में आएगा आपके लौटनिक। क्या आएगा बाद में? लौटनिक आ जाएगा। फिर आपके मिलान करना है खरपतवारनाशी 2,4-D, आधुनिक सिंचाई की विधियाँ, छिड़काव और ड्रिप सिस्टम। और पारंपरिक तरीके सिंचाई के मोट, डेकुले और रहट चेन, कृषि औजार, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। फिर आपको खाद्य परीक्षण किसे कहते हैं, दो विधियों के आपको इनमें नाम बताने हैं। सत्य बताने कि कार्बन कोक का शुद्ध रूप होता है, औद्योगिक निर्माण में काम लिया जाता है तो यह बिल्कुल सही है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर डीजल का उपयोग करते हैं, ये गलत है। तुम बताना था कि किसका उपयोग किया जाता है डीजल के स्थान पे, है ना, ये कोल तार के स्थान पे। डीजल तो गलत है, इसकी जगह पे सही बताना आप क्या किसका प्रयोग करते हैं। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बिटुमेन का उपयोग पेंट, सड़क निर्माण में किया जाता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जो जलना प्रारंभ कर देती है इसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन की दक्षता, ये आपके 1 किलो ईंधन को जलाने से पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम ईंधन की दक्षता कहते हैं। इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। परिभाषा लिखनी है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की, तो उसमें मैंने पूरे वीडियो में डिटेल से समझा रखा है। ये नर जो है वर्षन नर युग्मक जो है आपकी इसका उत्पन्न करते हैं वो शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइज जो टेक्निक है इसमें शिशु जो उत्पन्न होता है उसको परखनीय शिशु कहा जाता है। हाइड्रा और यीस्ट में कौन सी विधि होती है? मुकुलन, यह मुकुल। और डॉली का नाम आपको उसमें लिख लेना लास्ट वाला, इयान विल्मुट, ये वैज्ञानिक का नाम है, आपको याद करना है कि डॉली बेड का जो प्रथम कॉलोन है वो किसने बनाया था? इयान विल्मुट ने बनाया था। और इसका नाम जो रखा था वो डॉली रखा गया था। संपर्क बल के दो उदाहरण, पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल के दो उदाहरण आपके जो चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल। व्याख्या करने की सर्पिक घर्षण बल स्थितिक घर्षण बल से कम क्यों होता है और निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया को दर्शाते हुए इनका उपयोग बताना है और सरल परिपथ का नामांकित चित्र भी बनाना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र समझाना है और सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मानव नर जननांग और मादा जननांग का सचित्र वर्णन करना है। श्रव्य अश्रव्य ध्वनि के बारे में आपको व्याख्या करनी है। वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मुकुलन द्विखंडन की विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। शोर और संगीत में आपको अंतर बताना है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित चित्र बनाकर उनका व हार्मोन का नाम लिखना है। द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना है। कायांतरण ऋतुस्राव पर टिप्पणी लिखनी है और किसी बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, चित्र बनाकर इसका वर्णन कर देना है। तड़ी जंजावत के द्वारा समय सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए इसका वर्णन करना है और परावर्तन के नियम को चित्र बना के समझाना है।
कैलाइडोस्कोप का रचना का चित्र बनाकर समझाना है और परावर्तन के जो प्रकार हैं उनको समझाना है। भूकंप की व्याख्या करनी है कि भूकंप क्या आता है, और भूकंप मापने का जो यंत्र है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपका जो सामाजिक का पेपर होगा उसका भी ये पूरा पेपर दे रखा है, तो सामाजिक का जो पेपर है उसका भी आपके सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ये सामाजिक का, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके आने वाले पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपका जो 80/80 का जो सपना है वो पूरा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।